नमस्कार साथियों, आरजेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज उसी प्रश्नोत्तर को अपन आगे बढ़ाएंगे। नए से नए बढ़ के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, और एक भी क्वेश्चन मैंने आपसे वादा किया था बाहर नहीं जाने दूंगा। जैसे सर तो पढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ साथ मैं उसी के पैरेलल मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कराता चलूंगा। और आपको डेली ये क्लास लेनी है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक नहीं छूट जाए जहाँ से आपके क्वेश्चन छूट जाए, तो मैं उसको पैरेलल आपको कराते चलूँ, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ में। क्वेश्चन है अपना आज का जो नंबर का 47 नंबर का क्वेश्चन है। 46 तक तो अपन ने कल कर लिया था। आज का नंबर का क्वेश्चन है कि पशुओं की पसंदीदा खली है, कि पशु कौन सी खली को बड़े चाव के साथ में खाते हैं, ठीक है ना। बड़े एक खाने का स्वाद है, ये मत समझना कि आप ही लोगों का ही एक पसंदीदा होता है। किसी को बर्गर पसंद है, किसी को मोमोज पसंद है, किसी को पिज्जा पसंद है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये पशुओं में भी होता है, पशुओं की कोई कौन सा पसंदीदा है। अब वो बेचारे, आप ऐसा तो है नहीं कि आप बर्गर खिला दोगे उनको, ठीक है ना, मोमोज खिला दोगे, खुद ही भूखे मर रहे हो, उनको तो कहाँ से खिलाओगे। तो ये ध्यान रखना, उनकी भी पसंदीदा चीजें होती है। तो कौन सी चीज है पशुओं की पसंदीदा, खली की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही? खली की बात, ठीक है ना। तो कौन सी ऐसी खली है जो पशुओं को बहुत ज्यादा पसंद है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सरसों की खली है क्या? कौन सी खली है? सरसों की। दूसरी है तिल की खली है। तीसरी है अलसी की खली है। चौथा है अरंडी की खली है। तो आपको पता होनी चाहिए, पहले तो इस क्वेश्चन को करने से सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी खली खाद्य खली है इसके अंदर, और कौन सी अखाद्य खली है, ठीक है ना। तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज वैसे भी कर सकते हो अगर आपको आता होगा। तो देखो, सरसों की खली बिल्कुल खाता है, तिल की खली भी खाता है, अलसी की खली भी खाता है, अरंड की खली ये बेटा ये नहीं खाई जाती पशु के द्वारा, तो इसको तो काट दो। अपने पास तीन ऑप्शन बचे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जो पशुओं की जो सबसे ज्यादा पसंदीदा जो खली होती है वो बेटा ध्यान रखना अलसी की खली होती है। कौन सी खली होती है? अलसी की खली होती है। अलसी की खली को पशु बड़े चाव के साथ में खाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आज कि गोबर की खाद में, किसकी खाद बोल रहा है? गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अब आप भी बता सकते हो, क्योंकि आपको भी करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है ना। आपके साथ में इस क्वेश्चन को साथ में बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, और अक्सर एग्जाम के अंदर पूछता भी रहता है। तो आपको बताना है कि गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा कितनी होती है, कि 0.5 से 0.6, 1.5, 2.3%। अब बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, अब जैसे ये क्रम से लिखा हूं तो ये किसकी मात्रा है? एन मतलब नाइट्रोजन की है, पी मतलब फॉस्फोरस की बात हो रही है यहाँ पे, और के मींस पोटास। अब ये तीनों जो क्रम है ना इधर का, तो इन्हीं की मात्रा की डिसाइड कर रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो गोबर की खाद होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितने? 0.5 से 0.6, 1.5, 2.3, 0.5, 0.25, 0.5, 1.5, 1.1, 0.5, 10, 1.5 और 1.8। अब आपको ये पता होना चाहिए ये किस खली की बात हो रही है, ठीक है ना, ये कौन सी खाद की बात हो रही है। तो आप बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है। गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा। अब एक चीज ध्यान रखना, जहां पे भी अगर मैं गोबर की खाद की बात करूंगा तो गोबर की खाद में बेटा एनपीके की मात्रा 0.5। एक चीज ध्यान रखना, 0.25 और 0.5 वापिस से, ठीक है। ये क्रम आपको देखना है, जहां पे भी ये क्रम हो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कौन से में 0.5, 0.6 नहीं, ये तो उठा दो, 0.5 दूसरा, 0.25, 0.5, बिल्कुल राइट। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। अब तीन ऑप्शन और भी दे रखे हैं, तीनों को भी देखना है और तीनों को भी करना है। हो सकता है कि कहीं न कहीं तो मैच होगा किसी न किसी का। तो एक चीज ध्यान रखना, 0.5 से 0.6, 1.5 और 2.3। तो आई थिंक ये मेरे को जहां तक है ये कंपोस्ट खाद का लग रहा है। किसका लग रहा है? कंपोस्ट खाद। ये किसका है? कंपोस्ट खाद का, ठीक है ना। दूसरा 1.5, 1.1 और 0.5।
ये बेटा ये है मानव मल का, किसका है, मानव की खाद मानव मल का होता है, ठीक है ना। 10% नाइट्रोजन और 1.5% फॉस्फोरस और 1.8% ये होता है रक्त की खाद बोलते हैं इसे। सर्वाधिक जो होता है वैसे गौणु पक्षी की खाद में होता है नाइट्रोजन की मात्रा जो 14% होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो रक्त की बात होती है वो कितना होता है, 10% होता है। इसको बोलते हैं सूखा रक्त की खाद। कौन से, सूखा रक्त, सूखा रक्त की खाद, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेटा सूखा रक्त की खाद, ठीक है ना। राइट आंसर हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नाइट सोइल, ये भी जेट के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन कि नाइट सोइल कहा जाता है पक्षियों की बीट को, मानव मल को, पशुओं के गोबर को और उपरोक्त सभी को। तो ध्यान रखना कि एक पर्टिकुलर चीज को ही बोला जाता है कि नाइट सोइल किसको बोला जाता है, नाइट सोइल बोलते हैं बेटा मानव मल को क्या बोलते हैं, नाइट सोइल। किसको बोलेंगे, नाइट सोइल, मानव मल को क्या बोलते हैं, नाइट सोइल बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि आईपीएम का अभिप्राय होता है, किसका पूछा है, आईपीएम, आईपीएम, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैन्युफैक्चरर्स, आईपीएम का इंटीग्रेटेड पेस्ट मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड प्लांट मैनेजमेंट है। थर्ड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड पेस्ट मशीन है। फोर्थ ऑप्शन है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जैक्ट होना तो ही हाथ बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चारों ही ऑप्शन अपन को क्या दे रहे दिखाई दे रहे हैं, दूध देने वाले दिखाई दे रहे हैं। कौन से दिखाई दे रहे हैं, दूध देने वाले दिखाई दे रहे हैं। सभी को लग रहा होगा कि इसमें तो चारों ही ऑप्शन ही सही होना, ये भी हो सकता है इसके अंदर यार, ऐसा भी हो सकता है। क्यों, जब तक अगर आपको सही तरीके से याद नहीं है ना तो वो क्वेश्चन आपका क्या गलत भी, अगर गलती होगा, जहां तक है 99% गलती होगा, 1% चांसेस क्या होता है सही होने का रहता है और 99% गलत होने का चांसेस रहता है। कभी भी ये सोचते होंगे यार कि मेरी किस्मत खराब है, बेटा किस्मत का नहीं, मेहनत का फर्क होता है। किसका, मेहनत का। मेहनत करो आप, ऑटोमेटिक किस्मत बदल जाएगी, ठीक है ना। अब आपने सुना होगा किसी के घर वाले भी बोलते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है ना। और वो कहते सही भी है कि कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा। लेकिन आजकल के लड़के क्या कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, फल तो मार्केट से भी खरीद लेंगे। तो वो वाला सिस्टम गलत हो जाता है, मार्केट से नहीं खरीदना अपन को, फल ऊपर वाला ही देना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, आईपीएम की जो फुल फॉर्म होती है तो मैं बताता हूँ आपको, उसको बोलते हैं बेटा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे जो कीटनाशक की बात हो रही है, किसकी हो रही है, कीटनाशक की हो रही है। तो क्या होता है बेटा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कौन सा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मशीन आ गए तो ये भी गलत हो गया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल राइट। फोर्थ ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि भारत में कीटनाशक अधिनियम कब बना था। कौन सा अधिनियम की बात हो रही, कीटनाशक अधिनियम। जैसे पेस्ट मैनेजमेंट था ना, इसी के अंतर्गत एक कीटनाशक अधिनियम भी बनाया गया था। क्यों बनाया गया था कीटनाशक अधिनियम, ऐसा क्या विचार है कि जो कीटनाशक अधिनियम बनाया गया। आपने देखा होगा, सुना होगा कि अधिकतर फसलों में जैसे कीटनाशक लग जाता है, ठीक है ना। अधिकतर सब्जियों वाली बात करूं या कपास की फसल होते हैं उसके अंदर जैसे कीट ज्यादा लगते हैं, ठीक है ना। तो उन फसलों के अंदर क्या करता है कि किसान क्या करता था कि वो ऐसा सोचता कि कीटनाशक नहीं लगे, कीटों का प्रकोप नहीं बढ़े फसल में, तो वो कीटों का छिड़काव बिगर कोई मात्रा के ही वो क्या करता था, छिड़कता था, जिससे मनुष्य के जीवन पर भी क्या होने लगा, प्रभाव इफेक्ट आने लगा है, ठीक है ना। इस वजह से इन्होंने कीटनाशक अधिनियम बनाया। उन्होंने फिक्स डिसाइड किया कि इतने हेक्टर के अंदर आप इतने से ही कीटनाशक 10 ग्राम या 20 ग्राम कीटनाशक का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। आप ये नहीं कि आधा किलो कीटनाशक छिड़क दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप जो कीटनाशक अधिनियम बनाया उसी के अनुसार क्या करना पड़ेगा आपको,
चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कब बनाया गया था कि भारत के अंदर कीटनाशी अधिनियम कब बना था? तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, भारत में जो कीटनाशी अधिनियम बना था वो बना था 1968 के अंदर। कब बना था? 1968 के अंदर जो कीटनाशी अधिनियम बनाया गया था वो 1968 के अंदर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कि मृदा में उपस्थित कुल नाइट्रोजन, कौन किसकी बात होती है? कुल नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, और ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इनके जो चारों ऑप्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सा है, तो इसके अंदर आपको बताना है कि मृदा में उपस्थित कुल नाइट्रोजन का निर्धारण कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है। पहली जो विधि है वो है बेटा अपने पास ओल्सन विधि है। दूसरी जो विधि है वो है अपने पास बेटा फ्लेम फोटोमीटर है। तीसरी जो विधि है ब्रे नंबर फर्स्ट है, और चौथी जो विधि है वो जेल्डोल विधि है। तो अगर आपको इसका अगर पता हो तो ही आप इसका क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अब एक चीज ध्यान रखना, कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है मृदा में कुल नाइट्रोजन का, तो एक चीज ध्यान रखना, ओल्सन विधि। तो ओल्सन विधि का उपयोग किस में करते हैं? एक चीज ध्यान रखना, जो ओल्सन विधि है बेटा, इस विधि का तो उपयोग जो करते हैं वो बेटा ध्यान रखना उदासीन मृदा में करते हैं। कौन सी मृदा में? उदासीन मृदा में फॉस्फोरस का निर्धारण करता है। कौन सी मृदा में? ओल्सन विधि का। न्यूट्रल सोइल की बात करेंगे, उदासीन मृदा, उदासीन मृदा में फॉस्फोरस का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं? फॉस्फोरस का। ठीक है ना। किसका निर्धारण कर रहे हैं बेटा? ध्यान रखना, ओल्सन विधि के द्वारा किसका निर्धारण कर रहे हैं? उदासीन मृदा में फॉस्फोरस का निर्धारण कर रहे हैं। फ्लेम फोटोमीटर मैंने कल ही बताया था, फ्लेम फोटोमीटर का। फ्लेम फोटोमीटर का अगर आपको पता हो तो आप बताना जरूर कमेंट के अंदर कि फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया गया था। फ्लेम फोटो का उपयोग किया गया था बेटा पोटासिक मृदा में। कौन से में? पोटास का पता करने के लिए, पोटास की मात्रा ज्ञात करने के लिए, मात्रा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया गया था? फ्लेम फोटोमीटर। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे पोटास के साथ साथ में सोडियम का भी करते हैं, ठीक है ना। किसका भी करते हैं? आप यहाँ पे पोटास के साथ में कोमा लगा के सोडियम भी लिख लेना, सोडियम। किसका बेटा? सोडियम, सोडियम का भी करते हैं। ब्रे नंबर फर्स्ट, ब्रे नंबर फर्स्ट वाला भी बेटा जेट के अंदर पूछा गया था। ये किसका निर्धारण करते हैं? ब्रे नंबर फर्स्ट में इसमें करते हैं बेटा, अम्लीय मृदा होती है ना तब फास्फोरस का निर्धारण करता है। किस में करते हैं बेटा? अम्लीय मृदा में। अम्लीय मृदा, मृदा कौन सी होनी चाहिए? अम्लीय। अम्लीय मृदा में फास्फोरस का निर्धारण करता है। फास्फोरस का निर्धारण करता है, निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेल्डोल विधि। अब ध्यान रखना अपने पास बचा क्या कि मृदा में उपस्थित कुल नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है, तो ये किससे करते हैं? जेल्डोल विधि से करते हैं। ठीक है, किससे करेंगे बेटा? जेल्डोल विधि से। अब समझ में आ गया होगा कि ओल्सन विधि का उपयोग क्या करते हैं? उदासीन मृदा में फास्फोरस की मात्रा ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। दूसरा फ्लेम फोटोमीटर का, फ्लेम फोटोमीटर का तो मैंने कल ही बता दिया था, किसमें होता है? पोटास की मात्रा व सोडियम की मात्रा ज्ञात करने के लिए होता है। ब्रे नंबर फर्स्ट, ये जेट के अंदर पूछा गया था कि ब्रे नंबर फर्स्ट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना, ब्रे नंबर फर्स्ट कौन सी? अम्लीय मृदा में फास्फोरस का निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ब्रे नंबर फर्स्ट का करते हैं। और मृदा में उपस्थित कुल नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं बेटा? तो ये एक चीज ध्यान रखना, ये करते हैं जेल्डोल विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, निम्न में से सूचक पौधों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सूचक पौधा जो सामने दे रखा है, इसके एक तरफ तो तत्व दे रखे कि फास्फोरस है, सोडियम है, बोरोन है, सिलिकॉन है।
दूसरी तरफ उसके सूचक पौधा है कि मान लो किसी पौधे में फास्फोरस की कमी है, तो उसको कौन सा पौधा दर्शा सकता है कि हाँ भाई इस पौधे में के अंदर क्या होता है, अभी जो ये मृदा का क्षेत्र है, इस मृदा के अंदर फास्फोरस की कमी आ गई या फिर नाइट्रोजन की कमी आ गई, ये कौन सा पौधा दर्शा सकता है, वो है। तो इसके क्रम में से कौन सा देखना है कि जो उसके मैच नहीं खाता। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि फास्फोरस, फास्फोरस को कमी के लक्षण कौन दर्शाता है, सरसों, क्या सही है क्या। सोडियम किसको दर्शाता है, चुकंदर को, क्या है सही है क्या। बोरोन सूरजमुखी को दर्शाता है, और सिलिकॉन मक्का व कपास को दर्शाता है। अगर आपने मेरे वाले वीडियो को सही से देखा होगा, तरीके से देखा होगा, ढंग तरीके से अगर कॉपी लेके बैठे होंगे, उसका रिवीजन भी किया होगा, तो गारंटी के साथ इस क्वेश्चन का आप गलत नहीं करोगे। क्यों, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था एक दो का, तो ध्यान रखना वही चीजें हैं। देखो फास्फोरस का निर्धारण सरसों के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल इसी के द्वारा किया जाता है, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। दूसरा है सोडियम, चुकंदर का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसको एक तरीके से आप कभी नहीं बोलोगे, ट्रिक के साथ याद रखना, इधर से ले लेना चू और इधर से ले लेना सो, चूसो, बस इसको याद रख लेना, चूसो। चू से चुकंदर बना लेना और सो से सोडियम, कहीं गलत मत बना लेना, बस ये ध्यान रखना है ना, चूसो। बोरोन सूरजमुखी का बिल्कुल करता है, 100% करता है ये तो। बचा कौन सा, सिलिकॉन, मक्का व कपास, ठीक है ना। अब आपको देखे जा रहा हूं ये क्वेश्चन, आपको कल आते ही सबसे पहले ये बताना है कि सिलिकॉन किसकी कमी के लक्षण को दर्शाता है, से आपको बताना है। कल मान लूंगा जो भी बच्चा अगर कल दिखाता है मेरे को कि सर सिलिकॉन इसकी कमी के लक्षण को दर्शाता है, मैं मान लूंगा वो बच्चा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लगा हुआ है, ठीक है ना। मैं इसका बता अभी नहीं बताऊंगा, कल आप जब आओगे तब पूछूंगा मैं आपसे, फिर आपको पूछूंगा कि कौन सा पोषक तत्व है, किसकी कमी के लक्षण को दर्शाता है, वैसे अपना आंसर क्या हो जाएगा ये। लेकिन अब आपको ये बताना है कि सिलिकॉन कौन सी फसल की कमी के लक्षण, कौन सी फसल है जो इसकी सिलिकॉन की कमी के लक्षण को दर्शाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास आज विश्व का पहला उर्वरक है, कौन सा उर्वरक है जिसको सबसे पहले इसका निर्माण किया गया था, ठीक है ना। तो विश्व का जो सबसे पहला उर्वरक था बेटा, वो आया था एसएसपी, कौन सा आया था, सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है ना। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो सर्वाधिक रूप से जो भारत के अंदर जो उर्वरक की बात करूं मैं, कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता, तो वो बेटा यूरिया है, किसका है, यूरिया है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल सा है, एसएसपी, एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, क्या है बेटा, सिंगल सुपर फॉस्फेट। दूसरा है आज का, भारत में उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश, ठीक है ना। मैंने एक दिन आपको बताया था कि उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश कब पारित किया गया था, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, जो भारत में उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश है वो बेटा कब पारित किया गया था, एक चीज बताना, 1962 में है क्या, 1965 में है क्या, 1985 में है क्या, 1987 में है क्या। तो उर्वरक नियंत्रण जो अध्यादेश वो पारित किया गया था, वो बेटा किया गया था 1985 में। कब किया गया था, 1985 के अंदर उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश कब पारित किया गया था, 1985 के अंदर पारित किया गया था, ठीक है ना। वे उर्वरक, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और ढंग से पढ़ाई करोगे, कोई भी चीज है उसको आप तरीके से पढ़ोगे, सिक्वेंसली, मतलब उसको सिस्टम के तरीके से समझोगे ना, तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे दे रखा है कि वे उर्वरक जिनमें एक से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व है, प्राथमिक पोषक तत्व की बात करूंगा, NPK तत्व उपस्थित होते हैं कहलाते हैं, मतलब कि ऐसा उर्वरक है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस भी हो, ठीक है ना, समझ गए ना। कि मान लो ऐसा कोई उर्वरक है, जैसे मैं यूरिया की बात करूं, ठीक है ना, तो यूरिया में नाइट्रोजन भी होती है ना, फास्फोरस भी होती है, ठीक है। तो ऐसे कौन से उर्वरक है जिसके अंदर, वो कौन से उर्वरक कहलाते हैं जिसमें एक से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, एक से अधिक मतलब दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, जटिल उर्वरक कहलाते हैं क्या, संयुक्त उर्वरक कहलाते हैं क्या, सरल या एकल उर्वरक कहलाते हैं क्या, एक व दो दोनों आंसर सही है। तो कौन सा आंसर सही होगा इसके अंदर आपको ये बताना है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे प्राथमिक पोषक तत्व दे रखा है और पूछा है कि कौन से उर्वरक के देना, तो अगर एक से ज्यादा है तो संयुक्त कंपाउंड उर्वरक तो वैसे हो गया,
तो जटिल ऊरक को क्या बोलते हैं बेटा, संयुक्त ऊरक बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक व दोनों। और एक चीज ध्यान रखना, इसी की जगह अगर कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स भी दे देता, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी दे देता, तो भी क्या होता है, इसका आंसर सही होता है, ठीक है ना। हाँ, एक यहाँ पे दे रखा है सरल या एकल ऊरक, सरल या एकल ऊरक। अभी ये कौन सा होता है कि सरल या एकल ऊरक, तो ध्यान ध्यान रखना, सरल या एकल ऊरक वो होते हैं बेटा कि वे ऊरक जिनमें एक ही प्राथमिक पोषक तत्व उपस्थित होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है कि वे ऊरक जिनमें एक ही प्राथमिक पोषक तत्व क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई सा भी ऊरक हो, ठीक है ना। मैं एक सिंपल सा उदाहरण ले लेता हूँ, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना। चलिए ये बेटा मैंने पोटेशियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेटा KCl, ठीक है ना। पोटेशियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अब ध्यान रखना, पोटेशियम क्लोराइड में प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है, K, मतलब पोटास। क्लोरीन है क्या प्राथमिक पोषक तत्व, नहीं है ना, समझ गए ना। मतलब एक ही क्या होना चाहिए, प्राथमिक पोषक तत्व। तो इसके अंदर मैंने पोटेशियम क्लोराइड लिया, तो पोटेशियम क्लोराइड के अंदर मात्र क्या है, ओनली पोटास है, क्लोरीन तो नहीं है ना। क्लोरीन भी होगा तो क्या होगा, प्राथमिक पोषक तत्व तो नहीं है ना। बस यही आपको क्या करना है, यही ऐसे ऊरक कौन से होते हैं, ये एकल ऊरक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित अम्लीय ऊर्वकों के अम्लीय तुल्यांक का मिलान कीजिए। ये अम्लीय तुल्यांक दे रखा है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन सिंपल सा आता है और सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, सटीक पूछ लिया जाता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर पूछ लिया गया था, एक बार डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि यूरिया का अम्लीय तुल्यांक क्या होता है। जेड के अंदर भी एज इट इज पूछा गया है, ये क्वेश्चन उठा के देखना, पुराने पेपर कहीं न कहीं मिल जाएगा डायरेक्टली। इनका अम्लीय तुल्यांक फिक्स है, कोई चेंजेबल नहीं होते, ठीक है ना। तो कौन कौन से होते हैं, अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक काम करना, अगर सर ने लिखवा दिया हो आपको तो अच्छी बात है, नहीं लिखवाया तो आपको भी कॉपी के अंदर ये दोबारा से नोट करने हैं, ठीक है ना। अम्लीय तुल्यांक कौन कौन से होते हैं, पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, अम्लीय तुल्यांक ये जितने भी ऊर्वक लिखे हैं ना, आपको ये भी कंफर्म ध्यान रखना है कि ये कौन से हैं अम्लीय ऊर्वक होते हैं, कौन सी प्रकृति के होते हैं अम्लीय ऊर्वक। निर्जल अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड और यूरिया, ये कौन से प्रकृति के होते हैं, अम्लीय ऊर्वक होते हैं। अब आपको अगर पता है ना तो ही कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि निर्जल अमोनिया, तो निर्जल अमोनिया में अम्लीय तुल्यांक कितना होता है, आपको पता है क्या, नहीं पता है तो नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को स्किप करना सीख जाओ, ठीक है ना। नेगेटिव से जितना हो सके उतना बचना है, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, बिना फालतू के अंदर फटे में टांग उलझाना बेकार, ठीक है ना। क्या करना है, अब देखो निर्जल अमोनिया, निर्जल अमोनिया, निर्जल अमोनिया को क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस अमोनिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस अमोनिया बोलते हैं। जो फर्टिलाइजर की बात करो तो सर्वाधिक जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो इसी के अंदर होती है, एनहाइड्रस अमोनिया में कितनी होती है, 82%, कितनी होती है, 82% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है उसके अंदर, ठीक है ना, निर्जल अमोनिया में। तो निर्जल अमोनिया का जो अम्लीय तुल्यांक होता है वो बेटा 148 होता है, 148 बिल्कुल राइट। यहाँ पे पहले में क्या है, 3, देखो पहले में 3 है क्या, पहले में सारे में 3 है, तो ये तो पहला तो ऑप्शन तो सभी में करेक्ट है, ठीक है। दूसरा है बेटा अमोनियम सल्फेट का जो अम्लीय तुल्यांक होता है वो होता है बेटा 110, कितना होता है, 110, 110 है क्या, बिल्कुल। अमोनियम सल्फेट का है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का होता है 4, मतलब 2 के अंदर क्या होना चाहिए, बी के अंदर 4 होना चाहिए, बी के अंदर 4, बी के अंदर 4, तो ये दोनों तो ऑप्शन काट ही दो, ठीक है ना, 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है ना। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, बेटा अमोनियम क्लोराइड में है ना 128 होता है, कितना होता है अमोनियम क्लोराइड का, 128, तो 128 ये लो, मतलब सी के अंदर 2, सी के अंदर 2, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, अभी तो ये तो गए। यूरिया का फिर कितना होता है, 80, यूरिया का लास्ट कितना बचा बेटा, 80। एक चीज ध्यान रखना, आपको बता दूं यहाँ पे 80 से 84 भी आ सकता है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, क्या हो सकता है, 80 से 84 भी आ सकता है। तो मतलब 4 में डी में क्या है ना, पहला डी में, ये तो वैसे कट गया, डी में पहला है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को किया करो, प्रैक्टिस किया करो, मैं काफी सारे क्वेश्चन दूंगा भी आपको, अगर कोई प्रैक्टिस शीट दूंगा तो उसके अंदर, ताकि आपकी स्पीड बन सके ऐसे क्वेश्चन के अंदर, और आप भी करने की कोशिश किया करो ऐसे क्वेश्चन को।
नेक्स्ट है कि पौधों में ऑक्सीजन का संश्लेषण, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और पूछ लिया, अगर जेट के अंदर भी पूछा गया था, 2017 वाला पेपर के अंदर पूछा गया था कि पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व की बात हो रही है, सूक्ष्म तत्व आवश्यक होता है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, सूक्ष्म तत्व की बात हो रही है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन सूक्ष्म तत्व में आता है क्या? नहीं आता सर, हटाओ ना फिर। फॉस्फोरस आता है क्या? नहीं आता, ऐसे उड़ा दो, है ना। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं? समझ गए, मैंने काफी बार ट्रिक भी लिखा दी इसकी। अब बोरोन और जिंक बचा, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन के संश्लेषण के अंदर जिंक का यूज होता है, मिर्ची भी खूब चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया होगा, है ना, तो वो भी बताते हैं कि ऑक्सीजन का जो संश्लेषण करता है वो कौन करता है? जिंक करता है, ठीक है ना, कौन करता है? जिंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गतिशीलता के आधार पर कौन, किसके आधार पर गतिशीलता के आधार अत्यधिक गतिशील तत्व कौन सा होता है? पौधों में गतिशीलता के आधार पर पूछा है, तो अत्यधिक जो गतिशील पोषक तत्व होता है वो कौन सा होता है? गंधक। गंधक किसको बोलते हैं बेटा? एक चीज ध्यान रखना, गंधक, कई बच्चे यहीं पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि गंधक बोलते किसको, कैल्शियम को बोलते हैं या जिप्सम को बोलते हैं या सल्फर को बोलते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सल्फर को। किसको बोलते हैं? सल्फर। गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर को। जिंक है, फॉस्फोरस, बोरॉन है। तो पौधों में गतिशीलता के आधार पर अत्यधिक गतिशील, अत्यधिक गतिशील में बेटा मैंने एक दिन बताया था कौन से होते हैं? एनपीके। आ रहा है क्या कहीं पे भी? एनपीके, फॉस्फोरस आ रहा है ना एनपीके का, राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक गतिशील में कौन से आते हैं? फॉस्फोरस, एनपीके आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा जैविक खेती का क्षेत्र, क्षेत्रीय क्षेत्रफल किस राज्य का होता है? कि भारत में सर्वाधिक रूप से जैविक खेती कौन से क्षेत्र में की जाती है? तो ध्यान रखना, कौन से, मतलब राजस्थान है क्या, मध्य प्रदेश है क्या, सिक्किम है क्या, आंध्र प्रदेश है क्या? तो ध्यान रखना बेटा, भारत का एक ऐसा राज्य है सिक्किम, जिसके अंदर 100% जैविक खेती की जाती है। किसके अंदर? सिक्किम के अंदर, ठीक है ना। ये क्राइटेरिया किसके अंदर आ गया? सिक्किम के अंदर आ गया, तो ध्यान रखना, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि एक किसान अपने खेत के अंदर कितना क्विंटल यूज कर रहा है? 4 क्विंटल सिंगल सुपर फास्फेट, एसएसपी की बात हो रही है, किसकी हो रही है? एसएसपी, सुपर फास्फेट का उपयोग करता है, तो पौधों को सल्फर की मात्रा प्राप्त होगी। हमें ये क्वेश्चन क्या कि आपको अगर मात्रा पता होगी ना तो ही कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि इसके अंदर मात्रा को ढूंढते हैं, तो ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, एसएसपी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा? यहाँ पे सल्फर की। अब यहाँ पे तो पता है, अब कई लोगों को तो इसमें पता ही नहीं होगा कि सल्फर कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, एसएसपी के अंदर में, एसएसपी के अंदर फास्फोरस की मात्रा, एसएसपी में फास्फोरस ये होता है 16%, है ना। इस एसएसपी में अगर डीएसपी की बात करूंगा तो 32 हो जाएगा, टीएसपी की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात किसकी हो रही है? सल्फर की मात्रा किसकी हो रही है? सल्फर की, सल्फर, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, जो सल्फर की मात्रा होती है, वैसे एग्जैक्ट तो कितनी होती है बेटा? 12.5, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना मानेंगे अपन? 12, ठीक है, 12 सर, 12 ही दी जाती है, और जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो उतनी है 12.5, ठीक है ना, सल्फर की मात्रा। अब यहाँ पे देखो कितना दे रखा है? 4 क्विंटल, मतलब 4 क्विंटल बराबर कितना हो गया बेटा? 400 केजी, ठीक है ना। तो एक चीज सिंपल सी बात है कि 100 केजी बराबर कितना हो गया? 12, सिंपल सी बात है। 200 में कितना हो जाएगा? 100 केजी और जोड़ दो, 12, 100 केजी और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 12 और 100 केजी और जोड़ दो, 400 करना है ना अपन को, 400 केजी, सिंपल सी बात है। इसी थोड़ा बहुत तरीके से 12 का पहाड़ा आना चाहिए, 12 में 12, 12 24, 12 36, 12 48 है क्या कहीं पे आंसर? 48 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, ये लो, सिंपल सा है, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। यही आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। और आप क्लास को शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड है देखने में, मेरे को लगेगा तो ही मैं क्लास लेके आऊंगा। अन्यथा अगर मेरे को लग रहा है कि बच्चों को इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे तो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं भी बिना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब मैं और जो भी कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। मेरे को जो पढ़ना था वो पढ़ लिया,
मैं बस आपके लिए कर रहा हूँ। अगर मेरे को लग रहा है कि आपको अच्छी लग रही है क्लास, तो आप क्लास को शेयर किया करो, लाइक किया करो, ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ बच्चे देखते हैं। अब मैं देखता हूँ मैं रिकॉर्ड करता हूँ, परेशान होता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ, पीपीटी पे सेट करता हूँ, ठीक है ना, 2-3 घंटे मेरे भी खुद के वेस्ट होते हैं, क्योंकि इनको सेट करना बड़ा मुश्किल होता है पीपीटी के ऊपर। और पढ़ाता भी हूँ, देख भी रहा हूँ मैं। तो मेरे को जब देखता हूँ ना कि यार बच्चे क्लास के अंदर 60 हैं, 70 हैं, और जो क्लास को देख रहे हैं वो बच्चे देख रहे हैं 30 देख रहे हैं, कोई 15 देख रहे हैं, मेरे को मजा नहीं आता बिल्कुल भी। आप क्लास को अच्छी तरीके से देखा करो। हो सकता है कि आने वाला पेपर आपका इन्हीं क्लास से आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कहीं न कहीं मेल मिलाप जरूर होता है इंसान का, ठीक है ना। मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।